ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल को मैंने आपको पढ़ाया था नेट इनकम अप्रोच का न्यूमेरिकल, कल को हमने किया था, ठीक है। तो आज हम सेकंड अप्रोच या सेकंड थ्योरी कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो कि है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। This approach has also been suggested by Durand, ठीक है। This is just opposite, मतलब ये डेविड ड्यूरंड ने ही दी है, ठीक है। आई थिंक मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, ड्यूरंड या डूनार्ड है, मुझे याद नहीं है इसको। मतलब जब मैं बीकॉम कर रही थी तब मैंने पढ़ा था, शायद, पता नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ नेट इनकम अप्रोच। ये नेट इनकम अप्रोच की बिल्कुल अपोजिट है। कैसे, अभी हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Market value of firm and the overall cost of capital remain constant irrespective of the method of the financing। देखो, ये इस रिस्पेक्ट में उल्टा है, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच में हमने पढ़ा था, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका अफेक्ट पड़ता है आपका वैल्यू ऑफ फर्म पे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। लेकिन यहाँ पे ये लोग उल्टा बोल रहे हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम में कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ता। आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी चेंज कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अंडर दिस अप्रोच, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट एज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर वेरिड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग मिक्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस अप्रोच के अंदर कोई भी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी, कितने भी चेंजेस कर लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, कितने भी आप फाइनेंसिंग मिक्स में आप कितना भी चेंज कर लीजिए, उसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पे नहीं पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, वो कांस्टेंट ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इस अप्रोच के रिगार्डिंग, जो मार्केट वैल्यू है फर्म की, वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है आपकी EBIT पे, जिसका हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। और किस पे डिपेंड होती है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ठीक है। तो इस अप्रोच की अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO से डिनोट करते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ डेब्ट, इक्विटी, मिक्स और लिवरेज। तो यहाँ पे वही चीज ये लोग रिपीट कर रहे हैं। ये लोग ये अज्यूम करके चलते हैं जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप कितना भी डेब्ट, इक्विटी, मिक्स में कितना भी आप चेंजेस कर लीजिए। The market capitalizes the value of the firm as a whole. Therefore, the split between debt and equity is not relevant. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो आपका मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो फर्म, मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेस होता है, मतलब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ फर्म को यहाँ पे एज अ होल माना गया है, ठीक है ना। सब कुछ आप ये बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ फर्म को यहाँ पे सब कुछ माना जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डेब्ट और इक्विटी में कुछ भी स्प्लिट होता है, मतलब कुछ भी डिफरेंस आते हैं, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। Third is the use of debt having low cost increases the risk of equity shareholder। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो डेप्ट का, तो जिसकी वजह से कॉस्ट तो आपकी हैविंग लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट तो आपकी कम हो जाती है, लेकिन ये रिस्क को इंक्रीज कर देता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जिसकी वजह से जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। दस द एडवांटेज ऑफ डेप्ट इज सेट ऑफ एग्जैक्टली बाय इंक्रीज इन द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट।
तो जो हम लोग देखो ये पूरी कहानी कि हम डेब्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसमें कम कॉस्ट पड़ती है, ठीक है ना, इसकी वजह से हम डेब्ट यूज करते हैं। तो बहुत लंबी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कि प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको डेब्ट होल्डर को आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ना है, ठीक है। और अगर आप यही मतलब, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है डेब्ट की वो कम होती है, और आप यही सोच के आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट फाइनेंसिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनसिक्योर हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉफिट या लॉस है, आपको तो देना ही देना है इंटरेस्ट डेब्ट होल्डर्स को, लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। अगर लॉस होगा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में ये भी नहीं पता कि कितना उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज, या आप बोले तो डिविडेंड इंक्रीज करना पड़ जाता है। तो जो आपको एडवांटेज मिल रही थी डेब्ट फाइनेंसिंग से, क्योंकि अब आपको कैपिटल इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ा रहे हो, तो वो बिल्कुल सेट ऑफ हो जाता है। मतलब जितना आप फायदा सोच रहे थे लेकिन आपका उतना ही नुकसान हो गया, तो कुछ भी आपके पास नहीं बचा। लास्ट इज देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे कोई भी टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ फर्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के थ्रू। वी डिनोट है आपका, वी से हम डिनोट करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म को इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइड बाय KO। ईबीआईटी आपकी होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। KO क्या होती है? और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बेसिकली द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेब्ट फ्रॉम द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी मार्केट वैल्यू है इक्विटी की, वो हम कैसे निकालेंगे? हम वैल्यू ऑफ डेब्ट को, ठीक है ना, सॉरी मार्केट वैल्यू जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी फर्म की, उसमें से हम मार्केट वैल्यू जो है आपकी डेब्ट की उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि V माइनस B। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम वैसे ही निकालते हैं जैसे कि हम नेट इनकम में निकालते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, KD इक्वल्स ब्रैकेट में B डिवाइड बाई V प्लस KE ब्रैकेट में S डिवाइडेड बाई V। अब V क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म है, B क्या है आपका? वैल्यू ऑफ डेब्ट है, और S क्या है आपका? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। और अब आपका यहाँ पे KD क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और KE क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी। कल को मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी इस अप्रोच का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल को तो संडे है, तो संडे को हमारी क्लासेस ऑफ रहती है। तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में। तब तक बाय।